अस्सलाम वेलकम टू द कनेक्टेड पाकिस्तानी शो और मैं हूं आपका होस्ट मुनिम रिजवी। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है ताल्लुक है उनका शहर भावलपुर से, यानी कि नवाबों के शहर भावलपुर से। नाम है उनका डॉक्टर गुलाम जैनब। डॉक्टर गुलाम जैनब जो है वो बेसिकली गायनेकोलॉजिस्ट है और ये आजकल जो है वो अपनी जो ड्यूटी सर अंजाम दे रही है भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल भावलपुर में एज अ गायनेकोलॉजिस्ट अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही हैं। तो मैं बगैर किसी ताखीर के आज की हमारी मेहमान डॉक्टर गुलाम जैनब साहिबा को अपने शो में खुशामदीद कहूंगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले जी, आपका बहुत बेहद शुक्रिया शुक्रिया। आपने मुझे इनवाइट किया। आपका बहुत अ, शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और आज आप मेरे साथ मेरे शो में लाइव मौजूद। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जजाकिल्लाह। अरे डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले मैं चाहूंगा जरा आप हमारे नाजरीन को अपना तारुफ करवा दें। डॉक्टर गुलाम जैनब साहिबा कौन है, क्या करती हैं और कहाँ रहती हैं? जी, आजकल जो करंटली मैं विक्टोरिया हॉस्पिटल विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर में काम कर रही हूँ और बेसिकली मैं बिलॉन्ग करती हूँ सरगोदा से, जो कि पंजाब पाकिस्तान का एक मशहूर सिटी है। और वहाँ पे एक तहसील है उसकी भलवाल, जहाँ पे मैंने अपनी मैट्रिक तक एजुकेशन कंप्लीट की और उसके बाद एफएससी सरगोदा से ही की और एंट्री टेस्ट पास करने के बाद यहाँ मेरा कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में एडमिशन हुआ। यहाँ पे एमबीबीएस की 5 साल की तालीम होती है हमारी, उसको कंप्लीट करने के बाद 1 साल हाउस जॉब का होता है। तो 2009-2010 में हाउस जॉब कंप्लीट करने के बाद मैं एज़ अ वुमेन मेडिकल ऑफिसर अपने ही एरिया में डिस्ट्रिक्ट सरगोदा है, उसका सिटी है खुशाब, जोराबाद। वहाँ पे मैं एज़ अ वुमेन मेडिकल ऑफिसर मेरी पहली अपॉइंटमेंट हुई और मैंने अपना प्रोफेशनल करियर वहाँ से अपना शुरू किया। लेकिन मेरे माइंड में था कि मैंने स्पेशलाइज़ करना है लाज़मी। तो मैं साथ-साथ अपना स्पेशलाइज़ेशन के एग्ज़ाम भी देती रही और साथ-साथ अपनी जॉब भी करती रही। तकरीबन 1 साल मैंने वहाँ जॉब की एज़ अ वुमेन मेडिकल ऑफिसर और अपना पार्ट 1 पास होने के बाद मेरी इंडक्शन हुई एज़ अ ट्रेनी इन गायनी डिपार्टमेंट भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल, जहाँ पे मैंने स्पेशलाइज़ेशन के 4 साल कंप्लीट किए गायनी में और अपना एफसीपीएस जिसे हम स्पेशलाइज़ेशन कहते हैं, उसका कोर्स कंप्लीट किया 4 साल में और एफसीपीएस करने के बाद मैं अपने ही पेरेंट यूनिट में गायनी डिपार्टमेंट में एज़ अ वुमेन मेडिकल ऑफिसर काम कर रही हूँ और सीनियर रजिस्ट्रार की भी ड्यूटीज़ कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है गायनी एंड ऑब्स में और शुरू से मेरा मतलब स्टूडेंट लाइफ से यही शौक था कि मैं गायनी में काम करूँ, क्योंकि मैं देखती थी बेसिकली मेरे फादर एक देहात से बिलॉन्ग करते हैं, खुशाब का एक गाँव है और हम वहाँ से अब्बू माइग्रेट करके आए और जॉब की और हम सब बहन-भाइयों को पढ़ाया। तो मैंने बहुत ख़वातीन को अपने फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में बहुत मिज़रेबल कंडीशन में कुछ की डेथ होते देखी और कुछ को बीमार होते देखा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के प्रोसेस। तो मेरे ज़हन में ये शुरू से था कि मैंने इसके लिए कुछ करना है और एमबीबीएस के दौरान ही मैंने ये डिसाइड किया था कि मैंने गायनेकोलॉजिस्ट ही बनना है, ताकि मैं अपनी फीमेल पॉपुलेशन के लिए कुछ कर सकूँ। तो करना क्या है ये मैंने मतलब एफसीपीएस के बाद डिसाइड किया, अपने टारगेट्स, अपने गोल्स बनाए और उनमें से मेन जो मेरा गोल है वो यही है कि मैटरनल मोर्टेलिटी को कम करना। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स के में इंक्लूड होता है। तो माँ और बच्चे, इसकी सेहत का ख़्याल रखना, ये बेसिक गायनी हाउस में आती ही बेसिक यही चीज़ है। तो इस पे मैं काम कर रही हूँ। सही, जबरदस्त। अच्छा मैडम, आप जो है साथ साथ इसके काम कर रही हैं हेल्थ के अंदर भी। बेसिकली जी, हेल्थ का ही ये एक पूरा है और पार्ट है एजुकेशन ये। इसके साथ आप काम कर रही हैं। तो ये एसडीजी गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। काफी सारे लोग जो हैं वो एसडीजी के ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन उनको आइडिया नहीं कि एसडीजी एग्जैक्टली है क्या और इसके क्या क्या गोल हैं और कौन इस पर काम कर सकता है। थोड़ा सा अगर आप इसके ऊपर रोशनी डाल दें, क्योंकि आप एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं, फिर आपकी स्पेशलाइजेशन भी इसी फील्ड के अंदर है और आप जी, एज अ वुमन हेल्थ ऑफिसर काम भी कर रही हैं। तो इस पे आप जो नजर डालेंगे मेरे ख्याल से ज़रा बेहतर होगा और ज़रा अच्छी जी रोशनी इस बिल्कुल। पे डालेगी। जी, ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, ये पहले कहलाते थे मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स और ये हमें यूएनओ की तरफ से एक टारगेट दिया गया था। इसमें डिफरेंट इसमें इसके पार्ट्स थे, जिनमें अब 17 गोल्स हैं। तो इनको पहले था कि 2010 तक ये गोल अचीव करने थे, लेकिन बहुत सी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। वो ये गोल अचीव जब नहीं कर सकीं, तो इसको मॉडिफ़ाई किया गया। मॉडिफ़ाई करके उन्होंने इसका टारगेट हमें टाइम दिया
30 तक, ठीक है? 2030 तक हमने इन गोल्स को अचीव करना है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ये सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए नहीं है। इसमें जो है 17 गोल्स हैं और अगर आप नेट पे यूट्यूब पे सर्च करें तो वो आपको 3 मिनट की हार्डली वीडियो होगी जिसमें वो एक-एक गोल की अलग-अलग इंग्लिश में और उर्दू में एक्सप्लेनेशन बताता है। तो उसके मेन जो शुरू के जो मेन जो गोल हैं, उसमें पॉवर्टी इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी आता है, मतलब गुर्बत का खात्मा, हंगर भूख का खात्मा दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे आता है हेल्थ, हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल में क्या है कि औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबको सेहत की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। और फिर उसके एक ज़ैली पार्ट में आता है कि कैसे मैटरनल मोर्टेलिटी को कम किया जाए, उसके लिए कुछ हमें टारगेट्स दिए जाते हैं कि माँ जो है, जो ज़चगी के दौरान यानी कि हमल के प्रोसेस के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर्स की डेथ होती है, उसको कैसे कम किया जा सकता है और उसके हमें टारगेट्स दिए गए हैं। इसी तरह बच्चा, जो नवज़ाइदा बच्चा जो न्यू बॉर्न होता है, उनकी डेथ का रेट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से मेरे जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनमें मैटरनल मोर्टेलिटी और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है। तो अभी तक हमने उसके बॉर्डर्स को भी टच नहीं किया जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स में करना है। तो उसके लिए इन्होंने एक यूनानिमस ये सारे इसके दिए हैं। अब उसमें चौथे नंबर पे आता है एजुकेशन। एजुकेशन और हेल्थ आपस में जैसे बहन-भाई होते हैं, इनका चोली दामन का साथ है। अब आप देखें अगर एक एजुकेशन नहीं होगी फीमेल को या मेल को एक फैमिली में, तो उसको पता ही नहीं है, जब एजुकेट ही नहीं है अनएजुकेटेड लोग हैं, तो उनको अपनी हेल्थ की अवेयरनेस नहीं होती। तो ये दोनों एग्ज़ैक्टली। पार्ट एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, हेल्थ और एजुकेशन। और इन 2 पार्ट में हमारा हेल्थ सिस्टम सारा आता है, हमारा एजुकेशन सिस्टम सारा आता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ वही लोग इस पे काम करें जिनको कोई डिग्री या कोई पोस्ट दी गई है। ह हेल्थ डिपार्टमेंट का हर बंदा और एजुकेशन डिपार्टमेंट का हर बंदा इस पे अगर उसका इंटरेस्ट हो, वो सोशल वर्क करना चाहता हो, तो वो मुख्तलिफ एनजीओज़ के साथ मिलकर ये काम कर सकता है। जैसे मैंने जॉइन किया तकरीबन 1 साल पहले एसडीजी अकेडमी है इस्लामाबाद से जो रन करती है। तो मैंने उनका ग्रुप जॉइन किया और उनको उसमें उनके साथ ऑनलाइन काफ़ी सारे सेशंस मैंने अटेंड किए। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है, तो हम क्यों ना करें? और इसका अल्टीमेट फ़ायदा हमारे अपनी कंट्री और हमारे अपने पुअर जो अवाम है, उन्हीं को होना है। तो इसमें ये होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जब आप सेमिनार्स या मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल सेमिनार्स, वेबिनार्स अटेंड करते हैं, तो आपका माइंड जो है, विज़न आपका ब्रॉड होता है। आपको पता चलता है कि दुनिया क्या काम कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। उसको आप कंपैरिज़न करते हैं। फिर आप अपने कुछ टारगेट्स बनाते हैं कि आप कैसे अचीव कर सकते हैं। अब इसी तरह ये जो 17 गोल्स हैं, इनमें अ, हेल्थ और एजुकेशन के अलावा एयर पोल्यूशन है, मतलब और बहुत सी चीज़ें हैं, अगर आप उनको सर्च करें, तो डिफरेंट एनजीओज़ इन पे काम कर रही हैं। वॉलंटियर कोई भी काम करना चाहे, जिसको सोशल वर्क का मतलब शौक है, तो वो ज़रूर कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? वो किसी भी एनजीओ को भी जॉइन कर सकता है। तो मेरा जो डिपार्टमेंट है वो हेल्थ का है, मैंने हेल्थ पे काम करना है, तो मैंने एसडीजी 3 पे काम किया और एसडीजी अकेडमी को इसी वजह से जॉइन किया ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि हाँ, इसमें कितना काम हो चुका है और क्या काम है। और चूँकि मैं ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रही हूँ, मैं इमरजेंसीज़ को डील कर रही हूँ, मैं इस तरह के सीरियस मरीज़ों को डील कर रही हूँ जिनकी जान खतरे में होती है। तो मुझे ज़्यादा अंदाज़ा है कि हम कौन से इक़दामात करें, कौन से सजेशंस गवर्नमेंट को दें, तो हम इस मैटरनल मोर्टेलिटी को कम कर सकते हैं। और ये हमारा बेसिक मेन जो है ना, ये हमारा टारगेट है कि हमने इसको कम करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ सालों में बहावलपुर में जो हमारा ये टर्शियरी केयर सेंटर है, इसमें काफ़ी हद तक मैटरनल मोर्टेलिटी कम हुई है और उसमें बहुत सारे लोगों का हाथ है। हेल्थ डिपार्टमेंट में मेरे सीनियर प्रोफ़ेसर्स हैं, मेरे कोलीग्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं। तो एजुकेशन और हेल्थ ये इन दोनों पे काम करके इस पे ये एक बंदे का काम है, ये टीम वर्क है। तो टीम में सारे लोग शामिल होते हैं, डॉक्टर्स शामिल होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ शामिल होता है, स्टाफ नर्सेस शामिल होती हैं, एग्ज़ैक्टली, एनेस्थेटिस्ट शामिल होते हैं। वो सब लोग जो माँ की जान बचाते हैं, ब्लड बैंक शामिल होता है। अक्सर ब्लड ना मिलने की वजह से, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से ख़वातीन की डेथ हो जाती है। तो ब्लड एग्ज़ैक्टली, बैंक का सिस्टम इम्प्रूव होने से बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। तो ये जो है एग्ज़ैक्टली। इस ये सारी चीज़ है एसडीजी में और एसडीजी 3 में, हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ फॉर ऑल। तो जितना हम अच्छा अपना आपने हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे, उतना जी, ही जी। ये इम्प्रूव होगा। एग्ज़ैक्टली। जी, अच्छा आपने बात की कि कई डेथ जो है वो ब्लड की शॉर्टेज से भी होती है कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो बिल्कुल। जाती है और ब्लड नहीं मिलता। तो बहावलपुर में आरबीसी सेंटर जब से बना है, पिछले तकरीबन 4 जी, सालों से, जी। कितना एक फ़ायदा हुआ और कितना एक एक अगर देखा जाए तो ब्लड की शॉर्टेज का जो वो मसला हुआ करता था वो हल हुआ? इसमें मैं आपको बताऊँ कि मैं इस तरह के हेल ऑफ केसेज़ की बात डिफरेंस कर है। रहा हूँ।
कि जिस तरह बिल्कुल, आपके बिल्कुल। पास एक्सीडेंटल केसेस आते हैं, इमरजेंसी बिल्कुल, केसेस आते एक्सीडेंटल ब्लीडिंग के साथ जब आते हैं केसेज़, जब से ये आरबीसी सेंटर बना है, एक तो ब्लड रिएक्शंस बहुत कम हो गए हैं। पहला सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है हैं। कि एग्ज़ैक्टली। ब्लड रिएक्शन का रेट बहुत कम हो गया है। पहले पेशेंट ब्लड रिएक्शन से ही जानलेवा उनको लिए साबित होते थे। दूसरे नंबर पे हमें ये मेरा ऑपरेशन थिएटर है ना, उसके 4 कदम के फासले पे, बिल्कुल आमने-सामने इमरजेंसी में। हमारे पास ब्लड उनका ज़ैली जो ब्रांच है, वो है ब्लड सेंटर है। हम मतलब डॉक्टर दौड़ के जाए और जाके बताए कि जी पेशेंट सीरियस है, हमें फ़ौरन नॉन डोनर बेसिस पे इतने ब्लड चाहिए, इतने हमें चाहिए और वो फ़ौरन हमें दे देते हैं। इसका इतना फ़ायदा हुआ है कि मेरे हिसाब में मेरे अंदाज़े के मुताबिक एग्ज़ैक्ट फ़िगर्स तो मुझे अब ज़हन में नहीं है, 50% मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है, कम। ब्लड की अवेलेबिलिटी की वज़ह से और ब्लड की अवेलेबिलिटी की वज़ह से और ब्लड सेंटर हमारे करीब बनने की वज़ह से, कि वो इमरजेंसी के बिल्कुल साथ है। यानी चंद सेकंड एग्ज़ैक्टली। के फासले पे है, तो हमें देर नहीं लगती। तो ये तो बहुत बड़ा हमारा बहुत पुराना मसला ब्लड बैंक बनने की वज़ह से सॉल्व हुआ। दूसरा लेबर रूम जितना करीब होगा ऑपरेशन थिएटर के, तो उससे भी हमें बहुत फ़ायदा हुआ कि सेंट्रल लेबर रूम बना भावलपुर में। अभी ये डेढ़ 1 साल हुआ है, कुछ अरसा हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा अरसा नहीं इसको हुआ। लेकिन उससे भी डिस्टेंस कम हो गया। पहले वार्ड जाने में, ब्लड पहुँचने में, पेशेंट को लगाने में भी 15-20 मिनट का टाइम लग जाता था। तो अब वो टाइम भी कम हो गया, उससे भी बहुत मैटरनल मोर्टेलिटी कम हुई है। तीसरे नंबर पे आप लोगों में एजुकेशन पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत होती जा रही है। जिस तरह से जब जैसे-जैसे इंटरनेट आम हुआ है, लोगों के हाथ में टच मोबाइल आया है, तो आप ये देखें बहुत से लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, पब्लिक को अवेयर करने के लिए। इससे भी बहुत फ़र्क पड़ा है, पब्लिक एजुकेशन से भी, मेरा ख़्याल है। अच्छा मैडम, मैं एक और बात करता चलूँ, आप चूँकि डॉक्टर हैं और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं। कुछ लोगों की कॉल आती है कि जी हमें जी। फ्रेश ब्लड चाहिए, डॉक्टर ने हमें लिख के दिया फ्रेश ब्लड। क्या जो आरबीसी में हुँ, या ब्लड बैंक में जो ब्लड हुँ, होता हुँ। है, क्या वो फ्रेश नहीं होता? जो इतनी महँगी मशीनरीज़ उन्होंने लेके एबट कंपनी की और मुख्तलिफ कंपनीज़ की यहाँ पे इंस्टॉल की हैं, क्या वो फ्रेश ब्लड रखने के लिए नहीं? असल में ये पुराना कांसेप्ट है, जब ये सेंटर नहीं बना था, मैं तो लेटेस्ट जब बता भी रहा हूँ हम आपको। ओल्ड लेटेस्ट लेटेस्ट में जो है ना, ये फिर डॉक्टर की नाइल्मी हो सकती है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि फ्रेश ब्लड ना होने की वजह से बहुत ओल्ड ब्लड या ब्लड रिएक्शन बढ़ जाता था उसका रिस्क। अब तो हम कंपोनेंट माँगते हैं। अब हमें रेड सेल्स चाहिए तो हम आरसीसी माँगते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स चाहिए तो हम प्लेटलेट चाहिए तो प्लेटलेट माँगते हैं और प्लाज़्मा चाहिए एफएफपी तो चाहिए तो प्लाज़्मा। एफएफपी माँगें, ब्लड के प्लाज़्मा चाहिए तो जो ब्लड के कंपोनेंट हैं चारों, अब तो हम फ्रेश ब्लड एग्ज़ैक्टली। का कांसेप्ट खत्म हो चुका है सिवाय उन पेशेंट्स के खत्म होता जा रहा है। जिनमें बहुत हेवी ब्लीडिंग हो रही है और हमें होल ब्लड चाहिए, मतलब सारे चारों कंपोनेंट चाहिए ना, फिर हम वो लिख के भेजते हैं कि पेशेंट को इतनी एक्यूट ब्लीडिंग हो रही है कि हमें एज़ अ रिप्लेसमेंट के तौर पे होल ब्लड चाहिए। उसको हम होल ब्लड की टर्म यूज़ करते हैं। फ्रेश ब्लड नहीं, होल ब्लड कि जिसमें सारे ऑल ब्लड कंपोनेंट हों, चारों एग्ज़ैक्टली। कंपोनेंट हों। जी, सही। फ्रेश ब्लड का अच्छा मेरे मैडम, माइंड में तो अब कोई कांसेप्ट नहीं है। एग्ज़ैक्टली। मैं ये जी, बेसिकली सवाल आपसे करने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ जो लोग हैं ना, उनको अभी तक ये चीज़ समझ नहीं आ पा रही कि जो अब इतने महँगे-महँगे सेंटर्स बनाए हैं स्टेट ऑफ द आर्ट बना के और आपको हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इसलिए बनाया गया है। वो एक मैंने मशीन देखी है आरबीसी भागलपुर के अंदर ही, जो वाइब्रेटर है वो सिर्फ़ उस ब्लड को जो फ्रिज सा उन्होंने एक मशीन है उसमें से हिलाता है ताकि उसके सेल जो हैं वो हिलते रहें। वो 30 डेज़ उसकी वैलिडिटी है। वो उसकी जो मैंने प्राइस पता की वो इट्स मोर देन वो जो है ना वो 90 लाख, मोर देन 90 लाख उसकी बिल्कुल ऐसे ही। एक्चुअल प्राइस है उस मशीन की, एक मशीन की। उस तरह की 4 मशीनरीज़ बहावलपुर में मौजूद हैं, जो कि बिल्कुल और ऐसे ही, उसके अंदर बिल्कुल। लिमिट्स हैं कि एक ट्रे में इतने ब्लड बैग्स आते हैं या इतने सेल्स आते हैं और उसको वो सिर्फ़ उसका काम ये उस ट्रे का उसने हिलना है ताकि वो सेल्स हिलते रहें, सेल्स जो हैं वो लाइव रहें। अच्छा एक और चीज़, बिल्कुल। क्योंकि आपका गायनेकोलॉजिस्ट आप हैं और आप गायनी से आपका ताल्लुक है। मैं थैलेसीमिया पे काम कर रहा हूँ पिछले कोई हुँ, हुँ। 11-12 सालों से, थैलेसीमिया अवेयरनेस जी, के हवाले से और सबसे ज़्यादा केसेज़ जो अब आ रहे हैं, पहले होता था कि ठीक है जी, देहातों से लोग आते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता। अब तो माशाल्लाह पढ़े-लिखे लोगों में के अंदर ये चीज़ केसेज़ बहुत ज़्यादा इन हो रहे हैं, जबकि नहीं होना चाहिए बिल्कुल। था। इतना ज़्यादा काम हो रहा है, इतने सेमिनार्स कंडक्ट हो रहे हैं पाकिस्तान लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है 8 मई को, फिर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है 14 जून को, उसमें भी आप थैलेसीमिया की बात कर रहे होते हैं, और इतना बड़ा थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम है पंजाब में, पीटीबीपी जिस के पे नाम काम से। हो रहा है करोड़ों का। जी। एग्ज़ैक्टली। तो हमारे ये चीज़ क्या गायनेकोलॉजिस्ट के ज़िम्मे आती है कि उन्होंने बताना है कि जी अब आपकी प्रेगनेंसी होगी तो काइंडली टेस्ट करवा लें कि आप कहीं कैरियर तो नहीं है मैं आपको थैलेसीमिया बताऊँ के? अगर इसको जड़ से खत्म करना है ना तो एक ही हल है,
उसका एक ही हल है कि लेजिस्लेशन पास हो, गवर्नमेंट ये बिल पास करे कि शादी से पहले स्क्रीनिंग करा ली जाए, कि थैलेसीमिया ब्लड स्क्रीनिंग हो जाए। बहुत सस्ता सा टेस्ट है, आपको पता है 2500 में टेस्ट हो जाता है। अब तो पता चल फ्री में जाता है कि मैडम, पेशेंट कैरियर तो नहीं है। पीटीपीपी अब फ्री तो में फ्री करवा में के हो दे रहा रहे है, लेकिन चलें अगर 2000 भी भरने पड़ जाते हैं, तो आप ये देखें एक टेस्ट के ज़रिए आप स्क्रीनिंग कर लें। निकाहनामे में ये शर्त आ जाए ना कि पहले स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद निकाह होगा। और आप ये देखें कि ये मुश्किल नहीं है। अब आप देखें कि मेरे पास पेशेंट आते हैं, जब मैं उनसे कज़न मैरिज का पूछती हूँ, तो वो इतने हैरान होके सोचते हैं, मुझसे पूछते भी हैं कि कज़न मैरिज के अलावा भी कोई मैरिज होती है? यहाँ इतना रिवाज है कज़न मैरिजेज़ का। वैसे मेरा मुँह एग्जैक्टली, देखते हैं पेशेंट ना, एग्जैक्टली बाजी मेरी भट्टा फुफी दा बेटा सट्टा है, और बाजी ये चाचे दा कजन बेटा है, मैरिज। मामे दा बेटा है, बट्टा-सट्टा। अब जब उनको बताएँ ना कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, आप अपनी स्क्रीनिंग करा लें, आपकी एचबी कम है, तब भी वो बहुत हैरान होते हैं कि अच्छा, ये भी होता है। तो अब आप ये देखें कि इस लेवल पे आके जब शादी हो गई फिर और कैरियर निकल आए अगर हस्बैंड-वाइफ, फिर आगे हमारा काम बहुत बढ़ जाता है। अगर आपको कैरियर मिल जाए, फिर आगे थैलेसीमिया मेजर का बेबी आ जाए, डायग्नोज़ हो जाए। अव्वल तो डायग्नोज़ करना, उसकी सैंपलिंग करना, वो एक मुश्किल काम है। फिर डायग्नोज़ हो गया तो उसको अबॉर्ट करना, उस बेबी को अबॉर्ट करना जो थैलेसीमिया मेजर का है, वो भी एक पूरा प्रोसीजर हो जाता है। तो उन सारी तकलीफ़ात से बचने का हल एक ये है जो मेरे ज़हन में आता है कि कभी इंशाअल्लाह अब इंसान पार्टी को जॉइन कर लिया, कभी इंशाअल्लाह असेंबली तक हमारी आवाज़ पहुँची, तो मैं तो सबसे पहले ये बिल पास करवाऊँगी कि जी मैडम ये निकाह बिल होना ही पास नहीं है, चाहिए, जब तक स्क्रीनिंग ना हो। ये बिल पास है हमारी तो पाकिस्तान फिर की अभी गवर्नमेंट तक के अंदर। निकाहनामे में ये लेकिन खाना क्यों नहीं बना? ये ये अभी तक लॉ पास हो चुका है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। इम्प्लीमेंट नहीं है ना, बात तो सारी ये है। और इम्प्लीमेंट किसने करवाना है? इम्प्लीमेंट हम लोगों ने ही करवाना है जो पढ़े-लिखे बाशऊर लोग हैं, जिन्हें नज़र आ रहे हैं इतने सारे केसेज़। हम आवाज़ उठाएँगे तो ही इम्प्लीमेंट होगा, तभी एग्जैक्ट निकाहनामे में खाना बनेगा। निकाहनामे की रजिस्ट्रेशन ही नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन होती है ना निकाहनामे की, वो ही नहीं होनी चाहिए मेरे ख़्याल में तो, जब तक ये ना हो। एग्जैक्टली, अगर ये नहीं करेंगे तो ये केसेस बढ़ते जाएंगे, और अगर इसको अभी और जिन रिजॉल्व जिन नहीं किया जिन जो फैमिलीज़ सफ़र करती हैं, आप ये देखें जो फैमिलीज़ सफ़र करती हैं, उनसे जाके पूछें। वो कहते हैं काश हमें बहुत किसी ने इश्यूज पहले होते हैं। बता दिया होता। सिर्फ वो फिर मैडम यही ये कहते हैं इशू ना कि नहीं डॉक्टर होते, साहब उसके काश अलावा पहले और किसी ने कई बता इश्यूज दिया होते हैं। होता हमें। फैमिली वाले छोड़ जाते बिल्कुल, हैं मिलना लोगों को, लोगों की बिल्कुल, तलाकी हो जाती है इस वजह से। और ज्यादातर जो बिल्कुल। झेलना पड़ता है वो फीमेल्स को देखना पड़ता है कि जी तुम्हारी वजह से ये बच्चा हुआ। आखिर में एट द एंड वो हम ब्लेम गेम जो चलती है वो फीमेल्स के ऊपर आ जाती है। तो इस इन तमाम चीजों से बचने के लिए ऑब्वियसली हमें इसको सोचना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। अच्छा एक चीज और, अगर प्री मेच्योर बेबी से पहले यानी कि अभी प्रेगनेंसी के शुरू में ही डायग्नोज हो जाता है कि थैलेसीमिया मेजर है, तो उसका क्या तरीका है, उसके बारे में अगर आप थोड़ी सी हमें बता दें ताकि लोगों को फायदा हो सके इस सेशन से, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और बिल्कुल, इस बिल्कुल। हवाले से आप ज्यादा बेहतर बता सकते जी, इसमें ये होता है कि एक पेशेंट हमारे पास आई है, हम उसकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जिसमें मेन जो है उसका कंप्लीट ब्लड काउंट है, जिसमें हम हीमोग्लोबिन देखते हैं। हैं। अगर जी, एक पेशेंट की एचबी नॉर्मल से कम है, नॉर्मल हम 11 लेते हैं, 9 है, 8 है या 9.5 है या 10 है, तो हम उसकी एक पूरी पिक्चर लेते हैं ब्लड की ना, कंप्लीट ब्लड काउंट में। उसमें अगर हमें शक पड़ जाए मीन करपस्कुलर वॉल्यूम और एमसीएचसी, पर ये डिटेल की बात है, डॉक्टर को अगर थोड़ा-सा भी डाउट हो कि इसको थैलेसीमिया हो सकता है, तो वो एक स्पेशल टेस्ट करवाती है, जिसे हम कहते हैं एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस। एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस के टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि ये पेशेंट जो है थैलेसीमिया कैरियर है। कैरियर क्योंकि है या अक्सर नहीं। हमारे पास कैरियर ही आते हैं। मेजर के पेशेंट तो डायग्नोज़्ड होते हैं, उनको ब्लड लग रहा होता है। अब एग्जैक्टली। जब फीमेल का पता मुझे चल गया कि ये कैरियर है, तो मैं लाज़मी उसके हस्बैंड का भी टेस्ट करवाऊँगी। हस्बैंड का यही टेस्ट करवाऊँगी मैं एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस, और अगर वो भी कैरियर आ जाता है, फिर हम उन्हें ये समझाते हैं कि आप दोनों मियाँ-बीवी कैरियर हैं, आपके बेबी में इतने परसेंट चांस है कि ये थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट हो सकता है या ये कैरियर हो सकता है। अब वो हमसे आगे से ये पूछते हैं कि अब इसका इलाज क्या है? तो हम उनको बताते हैं कि जो प्रेगनेंसी आपकी चल रही है, जो अभी स्टार्ट ही हुई होती है, जैसे कि 3rd मंथ चल रहा होता है, 14 वीक, तो हम उन्हें बताते हैं कि एक स्पेशल टेस्ट होता है। उस टेस्ट के ज़रिए हमें पता चलता है कि बेबी कैरियर है या थैलेसीमिया उसको मेजर है या वो बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल। उस टेस्ट को हम करते हैं इसी थैलेसीमिया सेंटर में। एक्सपर्ट हमारी गायनेकोलॉजिस्ट ही ट्रेनिंग लेके आती हैं। लाहौर से हमारी बहावलपुर में भी हमारे सीनियर जो हैं वो गई हैं और ट्रेनिंग लेके आई हैं। उसे हम कहते हैं कोरियोनिक पिलस सैंपलिंग। उस टेस्ट के ज़रिए एक नीडल पास की जाती है इंट्रा एब्डोमिनली और उसका सैंपल लिया जाता है बेबी का, और उसमें हम चेक करते हैं कि उसमें है या नहीं। अब अगर उस टेस्ट की रिपोर्ट में थैलेसीमिया मेजर आ जाए, तो हम बताते हैं उनको कि ये मेजर थैलेसीमिया मेजर का बच्चा है, इसका सर्वाइवल बहुत कम है।
दोनों ऑप्शन है आपके पास, काउंसल किया जाता है कपल को कि अभी बहुत अर्ली प्रेगनेंसी है, आप इसको अबॉर्ट करवा सकते हैं, अबॉर्शन करवा सकते हैं। मेडिकली ये इंडिकेटेड है, ठीक है? दूसरे नंबर पे आता है कि थैलेसीमिया माइनर है, कैरियर है बच्चा, तब भी हम उन्हें काउंसल कर देते हैं कि ये बच्चा कैरियर है, आने वाले टाइम में इसके साथ मतलब कैरियर में मतलब यही होता है कि एचपी थोड़ा लो होता है, लेकिन उसको बार-बार ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती और एक नॉर्मल है, ठीक है? प्रॉब्लम वहाँ आता है जब थैलेसीमिया मेजर आ जाता है, तो फिर हमें उनको काउंसल करना पड़ता है कि क्या-क्या अब ऑप्शंस हैं इस प्रेगनेंसी को करने के, आगे ले जाने के या उसको अबॉर्ट करने के। तो ये सारा प्रोटोकॉल होता है, लेकिन ये सारा काम तब होता है जब एक बार डायग्नोज़ हो जाए। कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं बहुत लेट, जब वो लास्ट 8 मंथ, 9 मंथ की प्रेगनेंसी हो चुकी होती है। अब अगर वो थैलेसीमिया मेजर का भी बेबी है, तो हमने उसको डिलीवर करना है। वो बच्चा पैदा हो जी, जाता है, पैदा होने के बाद फिर वो माँ-बाप के लिए प्रॉब्लम ये आती है कि उनको बार-बार उसको मल्टीपल टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है, क्योंकि उसका अपना ब्लड जो है, वो इतना वो उसको नहीं पूरा पड़ पाता। तो मेजर का जो थैलेसीमिया मेजर का बच्चा है, वो मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की वजह से उसको फिर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं आहिस्ता-आहिस्ता और उसकी लाइफ हाँ, स्पैन कितना है, वो डिपेंड करता है। उसके लिए फिर हम पीडियाट्रिशियन के हवाले कर देते हैं बच्चे को, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के हवाले। तो गायनेकोलॉजिस्ट का काम यहाँ तक होता है कि अगर अर्ली पेशेंट एग्ज़ैक्टली। रिपोर्ट कर ले, जैसे मेरे पास कुछ पेशेंट्स आती हैं जिनके पहले हिस्ट्री होती है कि एक बड़ा बच्चा थैलेसीमिया मेजर का था जी, उसकी डेथ हो गई। अब 2 बच्चे माइनर के हैं, अब 5वाँ बच्चा है जी, अब बताएँ अब हम क्या करें? अब हम नहीं चाहते कि दोबारा हमारे साथ वो मिसहैप हो, एक बच्चे के साथ हमारे हो चुका। तो कुछ ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनके पहले हिस्ट्री होती है थैलेसीमिया की, तो वो फिर हमारे लिए आसान हो जाता है, हम उनका टेस्ट करवा के डायग्नोज़ कर लेते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर कोई पेशेंट आ रहा है, तो उसमें हमें सारी डिटेल ये सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं। सही। अच्छा, अभी आपने दौरान इंटरव्यू बात की कि आपने इंसान पार्टी जॉइन कर ली है और उसमें आपका क्या रोल जी, और आप उसको कैसे उस देखती हैं? पाकिस्तान के उसमें अगले अभी तो फ्यूचर में मैंने आने जस्ट वाले 2-3 सालों हाँ, में? जी, आपने जॉइन किया होगा बहुत-बहुत मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत आपके क्या मुझे तो लगता है तवक्कुआत कि हैं? हाँ, बहुत ब्राइट फ्यूचर है, मुझे तो यही लगता है और मुझे लगता है कि जितने लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं ना और जो थोड़ी बहुत पाकिस्तान के लिए अपने दिल में हमदर्दी और मोहब्बत रखते हैं, उन सब लोगों को इसको जॉइन करना चाहिए, चाहे छोटा रोल प्ले करें या बड़ा। देखिए, जब एक इमारत बनानी होती है ना, तो और उसके आप ये देखते हैं कि सिर्फ़ दीवारें और छत डालने से इमारत नहीं बनती। छोटी-छोटी कीलें भी लगानी पड़ती हैं दरवाज़े सेट करने के लिए। तो वो जो इसी तरह तब एक पूरी इमारत बनती है। इसी तरह एक पार्टी जब बनती है तो छोटा या बड़ा रोल कोई मायने नहीं रखता। हर चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। छोटे से छोटा रोल और बड़े से बड़ा रोल। मुझे अगर वो हेल्थ मिनिस्टर बना देंगे, तो भी मैं खुश हूँ और मुझे छोटा-सा वर्कर बना देंगे तो भी मैं खुश हूँ। जो वो बना देंगे मैंने तो काम करना है और इसी अपने डिपार्टमेंट में काम करना है। तो अभी तो मैंने फॉर्म फिल किया है, तो देखें अब कौन-कौन से वो काम लेते हैं हमसे। लेकिन ये है कि काम करने की जिनकी नीयत हो और अपने लोगों के लिए काम करने की नीयत हो, उन सब लोगों को मेरा तो ये सजेशन है कि वो ज़रूर इस पार्टी को जॉइन करें और इंशाअल्लाह अगर हम नियत नेक के साथ सब लोग शामिल होंगे, तो ज़रूर काम करेंगे अपने लोगों के लिए। चाहे कोई ओहदा मिले या ना मिले, ओहदे के लालच में जिसने आना वो बेशक ना आए। काम करने के लिए जिसने आना है वो आ जाए। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, एक चीज़ और, आप भी डॉक्टर हैं माशाल्लाह से और अभी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब की वो भी डॉक्टर हैं। तो जी। वो हेल्थ मिनिस्टर बनने से पहले उनके बहुत अच्छे दावे थे। वो थैलेसीमिया फाउंडेशन हुँ, के साथ भी जॉइन थी और जीना हॉस्पिटल के साथ भी उनका वो मुंसलिक रहीं। तो उन्होंने बड़े अच्छे जी। दावे किए और बड़ी अच्छी बात किया करती थीं। लेकिन जब से उनको ओहदा मिला उसके बाद तो काम करने के बजाय बिल्कुल ज़ीरो हो गई। हुँ, बिल्कुल ऐसे ही तो है। क्या अगर इस तरह के लोगों को आप क्या नसीहत करेंगी? और अगर आप बनेंगी हेल्थ मिनिस्टर, तो आप क्या चीज़ें करना चाहेंगी? ज़्यादा नहीं, 2 या 3 सबसे चीज़ें बता जी, सबसे पहले तो मेरी नियत ये होगी कि मैं जो कहूँ उस पे अमल भी करूँ। वो हमारे मज़हब में भी इसकी तालीम है कि बात सीधी किया एग्ज़ैक्टली। करो, ठीक है? बात सीधी किया करो का मतलब ये है, कौलन सदीदन का मतलब ये है कि जो बात आप कहें उस पे अमल भी करें। वरना तो वो आप बनी इस्राइल की कौम जैसे हो जाते हैं ना, जिन्होंने बहुत बड़े-बड़े दावे किए और फिर हज़रत मूसा अलैहि सलाम को ऐन टाइम पे छोड़ दिया, कि जाओ आप खुद ही जाके कॉल जंग ऑफ करो, फेयर हम में तो नहीं लड़ सकते। तज़ाद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वही बात है। तो आपको एक इंसान को अगर अपना कैलिबर नहीं पता ना, खुद शनासी के किसी स्टेज पे वो नहीं है, उसको ये नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ, कितनी मेरी एनर्जी है, कितना मेरा कैलिबर है, तो फिर उसको कुछ नहीं पता। तो जितना आपका कैलिबर है, अब आप देखें इसी इंसाफ पार्टी में हमारा जो फॉर्म हम फिल करते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि 2 घंटे दे सकते हैं, 6 घंटे दे सकते हैं, 12 घंटे दे सकते हैं, आप पार्टी को कितना टाइम दे सकते हैं? अब मैं डॉक्टर हूँ, मैं जॉब करती हूँ, मैं बच्चे सँभालती हूँ, मेरा घर है, फैमिली है, मैं क्लिनिक भी करती हूँ।
अब अगर मैं ये लिख दूँ उसके ऊपर कि मैं 12 घंटे दे सकती हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो हाँ, जब मुझे पता है कि मैं 2 घंटे से ज़्यादा टाइम दे ही नहीं सकती, तो मैं क्यों 12 घंटे लिखूँ? इसलिए मैंने 2 घंटे को ही टिक किया और फ्यूचर में भी मेरी नीयत यही होगी कि जो मैं कर सकती हूँ, उसी को मैं बोलूँ, वरना ना बोलूँ। क्योंकि बड़े-बड़े दावे करने वाले तो बहुत आए हैं, काम करने वाले बहुत कम हैं। तो उन्हीं दावों को सुन के तो लोग फिर डिसहार्ट होते हैं, डेस्परेट होते हैं और पूरी कौम जो है ना एक एज़ अ होल वो मेंटली कन्फ्यूजन का शिकार हो जाती है कि प भई किन्हों वोट दे देता, क्या हो क्या रहा है हमारे साथ? तो ये इसी की वजह से तो ये सारी एनार्की फैली हुई है। तो बेहतर तो यही है कि बंदा वही बोले जो वो कर सके। तो उसके एग्ज़ैक्टली। अलावा बोलना फ़िज़ूल है, बिल्कुल भी फ़िज़ूल है। नहीं, वो तो और ये बात की चीज़ है। मैं सियासतदानों अगर वाले अभी दावे मैंने तो पूछा बिल्कुल नहीं सवाल, करने चाहिए। ना, ना, हाँ जी। अच्छा, अभी सियासतदान वाली बात नहीं हो रही क्योंकि अभी तो आप एज़ अ सियासी कारकुन नहीं है ना। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, हुँ, अगर आप को बना दिया जाता है हेल्थ मिनिस्टर, तो आप कौन-सी 3 जी, अमेंडमेंट्स लाएँगी पाकिस्तान के हेल्थ के अंदर? जी। शायद शायद सबसे आपकी ये बात सुन के शायद कोई हेल्थ मिनिस्टर सुन ले और वो इम्प्लीमेंट भी कर दे, इसलिए कोई अच्छी चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहें तो क्या 3 चीज़ें? जी, सही। सबसे पहले तो मैं पूरे मुल्क में नेशनल लेवल पे सारी जो जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें जिसे हम कहते हैं ना मैटरनल एंड नियोनेटल कॉम्प्लेक्स सेंटर, जिसमें माँ और बच्चे दोनों की निगहदाश्त की जा सके, वो अलग से कॉम्प्लेक्स बनाऊँगी। ताकि उनकी अलग से उनका पूरा हॉस्पिटल हो, ऑपरेशन थिएटर हो, एनआईसीयू हो, न्यूनेटोलॉजिकल आईसीयू, ठीक है? और एनेस्थीसिया का पूरा डिपार्टमेंट हो, मेन आईसीयू पूरा हो और एक ये पूरा कॉम्प्लेक्स हो जिसमें सिर्फ माँ और बच्चे की निगहदाश्त की जाए, ठीक है? ये अलग से एक पूरा सेंटर हो। ये हर सिटी में होना चाहिए। न्यूनेटोलॉजी की सर्विसेज़ बहुत कम हैं और मैटरनल मॉर्टेलिटी और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब तक कि माँ उस अच्छे सेंटर में शिफ्ट होती है, बच्चे की डेथ हो चुकी होती है या बच्चा सीरियस हो चुका होता है। जहाँ पे न्यूनेटल फैसिलिटीज़ एग्ज़ैक्टली। हैं, न्यूनेटल आईसीयू की फैसिलिटीज़ हैं, तो ये बहुत कम है हमारे मुल्क में। तो इस एक एक मेन तो एक मेरा टारगेट इस पे होगा ताकि मैं मैटरनल और न्यूनेटल मोर्टेलिटी को कम कर सकूँ, नंबर 1। नंबर 2 जैसा कि मैंने आपको बताया कि इम्प्लीमेंट कराना होगा हमें इस लेजिस्लेशन को थैलेसीमिया प्रिवेंशन के लिए और डंडे से करवाना होगा क्योंकि आपको पता है हमारी कौम ही डंडा मारने वाली है, प्यार से तो ये मानते नहीं हैं। तो इसको जो इम्प्लीमेंट इस तरह से कराया जाए कि निकाह होना ही नहीं चाहिए विदाउट स्क्रीनिंग, ये पहली शर्त होनी चाहिए। उसके बाद जब हम सेकंड नंबर पे आते हैं, तो उसके बाद जब हम इस पे आते हैं तो बाकी जो गायनेकोलॉजिस्ट जितनी भी हैं, उनको इस चीज़ में ट्रेन्ड होना चाहिए कि वो इसको डायग्नोज़ कर सकें। डायग्नोज़ कर सकें, काउंसल कर सकें, कपल को आगे लेके चल सकें अगर एक दफ़ा उनको थैलेसीमिया का इश्यू आ गया है तो। उसके लिए जो है आपने देखा होगा ये कोरियोनिक विलस सैंपलिंग ये ईज़ी प्रोसीजर नहीं है, इसके लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत है और हाई लेवल की ट्रेनिंग की ज़रूरत है और हर गायनेकोलॉजिस्ट को ये ट्रेन्ड होना चाहिए इसमें। तो थैलेसीमिया प्रिवेंशन इसी तरह से हो सकती है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, ये दोनों चीज़ें। और तीसरे नंबर पे ये चीज़ है कि हेल्थ फॉर ऑल की जब हम बात करते हैं, तो उसमें ये होता है कि आप ये देखें कि हमारे गवर्नमेंट सेटअप में और प्राइवेट सेटअप में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सेटअप में एक आउटडोर में हमें 3-300 मरीज़ 1 दिन में देखना पड़ता है। 300 मरीज़ जब 1 दिन में देखना होगा 6 घंटे में 8 बजे वेरी, से लेके वेरी 2 बजे तक, तो हम उसे 2 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते। 2 मिनट भी बड़ी मुश्किल है। और वही पेशेंट जब प्राइवेट में मेरे पास आएगा, मैं हज़ार रुपए उससे फीस लूँगी, तो मैं उसको 20-25 मिनट स्टैंडर्ड टाइम दूँगी और डायग्नोज़ भी करूँगी और ट्रीटमेंट भी अच्छा दूँगी। तो मेरा ये कोशिश होगी कि हर जगह पे नंबर ऑफ डॉक्टर्स और नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बढ़ाए जाएँ, ताकि एक पेशेंट को आइडियल 15 मिनट तो मिलें, उसका चेकअप होने में। जब इतना रश हम करेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा होगा, तो 2 चीज़ें, एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव कंट्रासेप्शन फ्री में अवेलेबल हो हर एक के लिए और दूसरे नंबर पे डॉक्टर और हॉस्पिटल वो वो उनकी तादाद बढ़ानी होगी। जैसे अब भावल विक्टोरिया हॉस्पिटल पूरे भावलपुर के 60 से ज़्यादा देहातों को कवर कर रहा है। आप सोचें 60 देहात जो हैं, उनमें से जब 10-10 मरीज़ भी उठ के आएँगे, एग्ज़ैक्टली। तो ये 600 मरीज़ बन जाएगा। जो इमरजेंसी में आता है हमारे पास। तो हम कैसे उसको लोग कहते हैं कि डॉक्टर का मिज़ाज बड़ा ख़राब था, बड़ा गुस्से हुआ हुआ था। जो बेचारा सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ड्यूटी करेगा और एक-एक मिनट में 3-3 मरीज़ देखेगा और एक-एक बेड पे 3-3 मरीज़ देखेगा, तो उसका मिज़ाज कहाँ से अच्छा होगा? मिज़ाज तभी अच्छा होगा ना जब एक बेड पे 1 मरीज़ होगा और उसके साथ एक ही डॉक्टर होगा। तो ये जो पॉपुलेशन है, इसको कंट्रोल करना और जो अब जो हो चुकी है पॉपुलेशन उसको मैनेज करना,
ये बहुत ज़रूरी है और ये तब तक पॉसिबल नहीं है उस जब तक टीम वर्क पॉपुलेशन ना को हो। इस्तेमाल में लाना। हाँ, यस, उसको इस्तेमाल में लाना। क्योंकि कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि डॉक्टर बन चुके हैं, लेकिन वो नहीं ज्वाइन कर पाते किसी न नहीं किसी कर वजह रहे। से। और फिर हमें यही मसला आता है कि अगर जो ज्वाइन कर लेते हैं तो वो पीएम, इनकी मुख्तलिफ स्ट्राइक शुरू हो जाती है, यंग डॉक्टर एसोसिएशन की, कभी पीएम, बाकी लोगों की, हुँ। मुख्तलिफ इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। उससे बचने के लिए हमें हमारे पास डॉक्टर्स की वाकई तादाद बढ़ानी चाहिए। और ये बात और से जो मैं आपकी बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जब आप ओपीडी में जाते हैं तो एक दिन में 300-300 तो शायद आप कम बता रही हैं, ज्यादा भी मैंने देखा। तो वहाँ पे अब कोरोना के दिनों में तो अभी स्टार्ट हुआ दोबारा, नहीं तो 3-4 महीने तो लोग जा नहीं रहे थे। जब से दोबारा ओपन हुआ तो वहाँ इंतहा का रश हो, जैसे बिल्कुल। कहीं पे लंगर बँट रहा हो, इस तरह का वहाँ ओपीडी में रश होता और अब तो बाकायदा धक्के पड़ने लगे हैं। गैलरीज़ में इतना रश होता है कि बेचारा डॉक्टर भी धक्के खा रहा होता है। मरीज़ तो आपस में धक्के खा के गुज़र रहे होते हैं। मतलब अब गुज़रने की जगह नहीं होती, इतना रश हो चुका है। और ये स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट्स को मतलब पता होने चाहिए ना कि आगे आने वाले 5 सालों में आबादी का क्या हाल हो जाएगा। हम कितना कंट्रोल कर रहे हैं और कितने हम हॉस्पिटल बना रहे हैं। अब ये देखिए 10 साल से मैं 15 साल से मैं भावलपुर में रह रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 15 साल में सिर्फ़ 1 हॉस्पिटल बना है गवर्नमेंट लेवल पे। 1 ओनली 1 सिविल हॉस्पिटल, है। सिविल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। हॉस्पिटल भावलपुर। इसके अलावा मतलब कोई गवर्नमेंट लेवल पे हॉस्पिटल नहीं बना। अगर आप हर साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल में तो 1 हॉस्पिटल बना दें ना, जितनी आबादी हर आपकी बढ़ हुकूमत में रही है। एक हॉस्पिटल होना हाँ, बिल्कुल। हर गवर्नमेंट को 1 हॉस्पिटल तो एक शहर में बनाना चाहिए कम से कम। गवर्नमेंट में आए हैं तो इतना तो कर दें। चाहिए। एग्ज़ैक्टली। यहाँ तो मैडम हमारी बदकिस्मती ये है कि सेंटर्स बनकर बंद रहते हैं 5-5 साल और उनकी मशीनरीज़ खराब हो जाती है, फिर दोबारा से फिर बजट लगता है। आपका जैसे डायलिसिस डिपार्टमेंट है, जी, जी, वो जानती पूरा हूँ मैं। उनको तैयार दीमक होके लगी वो उनके। बंद रहा, उसकी सारी मशीनरीज़ खराब हो गई। फिर इसी तरह बिल्कुल। आपका एग्ज़ैक्टली इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ़ एक किसी और ने बनाया था, किसी और ने। ख़ैर वो सियासत में हम चले जाते हैं, उसका अभी मौका नहीं है, उस सियासत के हवाले से एक अलग से शो करेंगे, उसमें बात करेंगे। सियासत में बहुत बहस हो सकती है। हमें वाक़ई सोचना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। बड़ी अच्छी आपने निशानदेही की। इन चीज़ों पे सोचने की ज़रूरत है, अगर आज नहीं सोचेंगे तो कल हम पछताएँगे। मैं चाहूँगा मैडम इस प्रोग्राम के नाम से पहले आपको एक अच्छा पॉज़िटिव मैसेज दें, ताकि हम अपने इस प्रोग्राम का एक पॉज़िटिव मैसेज से एंड करें। मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि मेरे मेरे बहुत ही प्यारे बहन-भाई जो पाकिस्तानी हैं, जो टच मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और एंटरटेनमेंट की दुनिया से मुस्तफ़ीज़ होते हैं, उनके उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड भी यूट्यूब पे वीडियोज़ देखा करें, ताकि आप अपने घरवालों को और अपने आप को फिट रख सकें। और बहुत अच्छा मटीरियल मौजूद है यूट्यूब पे। मेरा अपना भी यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं डॉक्टर ज़ैनब मलिक के नाम से है। और उसमें मैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी और फीमेल हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करती हूँ। 5-5 7-7 मिनट की वीडियोज़ हैं। तो चलें मेरा कहना है से किसी की भी आप हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें भी ज़रूर देखें, ताकि आपको पब्लिक एजुकेशन हो, आपको अवेयरनेस हो कि कब आपने डॉक्टर के पास जाना है, कब आपने डॉक्टर के पास नहीं जाना। तो हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है कि बहुत से पेशेंट इस ऐसे भी आउटडोर में और इमरजेंसी में आ रहे होते हैं, जिनको आने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब घर पे उनका छोटा-मोटा ट्रीटमेंट हो सकता है, अगर वो ऑनलाइन भी कंसल्ट कर लें तो। तो अब जो डिजिटल डॉक्टर या वर्चुअल जो आजकल सिस्टम चला है ऑनलाइन कोरोना के दिनों में बहुत सारी मैंने कंसल्टेशंस दी हैं और ऑनलाइन डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपको जिस तरह पैंडेमिक है इसके अलावा भी देखिए एक देहात से आने-जाने में बहुत किराया लग जाता है। तो गाड़ी करते हैं लोग 2-3 हज़ार तो खाली गाड़ी का किराया लग जाता है। तो अगर आप टच मोबाइल घर में बैठ के इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा उसका पॉज़िटिव इस्तेमाल भी करें। आप डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन लें और उस ऑनलाइन कंसल्टेशन में आपको एट लीस्ट इतना पता चल जाएगा कि क्या हमने डॉक्टर के पास जाना है, ये टाइम है या नहीं है। अब आप कोविड-19 के दिनों में बहुत से मेरे एंटीनेटल पेशेंट्स को मैंने ऑनलाइन ही एडवाइसेज़ दी हैं और उनको बताया है कि ये पैंडेमिक है, आपको इतना सफ़र करने की और रश में आने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा भी हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत मटेरियल पड़ा है यूट्यूब पे। आप उसको सर्च करें, उसको देखें, अपना नॉलेज बढ़ाएँ और लोगों को भी बताएँ, अपने साथ वाले लोगों को भी। अगर देहात में एक बंदा भी पढ़ा लिखा है और वो यूट्यूब यूज़ करता है, तो वो अपने साथ वाले पूरे मोहल्ले को बता सकता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये नहीं है। तो मेरा सबको ये मैसेज है कि इसका पॉज़िटिव इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के अलावा भी यूट्यूब को इस्तेमाल करें। मेरी फीमेल जो बहनें हैं, वो भी सब जो ड्रामे वगैरह देखती हैं यूट्यूब पे, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि एक आध 5-7 मिनट की वीडियो
हेल्थ से रिलेटेड भी देख लिया करें, आपको फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया। जी, मेरे ख़्याल से कोई राब्ता मेरा मुनक़ता हो गया था हमारी तरफ से। इंटरनेट का कोई मसला हुआ। बहुत अच्छा मैसेज दिया डॉक्टर ज़ैनब साहिबा ने और मैं आज का प्रोग्राम यहीं पे इख्तिताम करूँगा इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, अपना ख़्याल रखें और आखिर में एक इम्पोर्टेंट मैसेज तमाम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, ऐसे तमाम अफ़राद जिनकी अनकरीब शादी होने वाली है, बराए करम अपने होने वाले लाइफ पार्टनर का थैलेसीमिया का टेस्ट लाज़मी करवाएँ, क्योंकि आज एक छोटी-सी एहतियात आपके आने वाले कल को बेहतर बना सकती है। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद शब ख़ैर, ज़िंदगी